हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पिछला जो वीडियो था उसमें हम मेरी प्रभाव और प्रेरणिक प्रभाव दोनों पढ़ने वाले थे, लेकिन प्रेरणिक प्रभाव का जो लास्ट चल रहा था वहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा उसमें शूट नहीं हो पाया था, रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो मैं उसी को बताते हुए आगे की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। यानी उसको बताते हुए हम आगे की ओर प्रेरणिक प्रभाव की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम छोटा सा एक 1.5 मिनट का टॉपिक और हमारा छूट गया है प्रेरणिक प्रभाव, तो उसे पूरा कर लेते हैं। पहले यहाँ पर हमने देखा था कि प्रेरणिक प्रभाव जो है प्रेरणिक प्रभाव जो है दो प्रकार का होता है, माइनस आई प्रभाव यानी माइनस प्रेरणिक प्रभाव, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, और दूसरा था प्लस आई प्रभाव। माइनस आई प्रभाव में कुछ समूह देखे थे हमने, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, NO2 समूह, OH समूह, ठीक है। इसी प्रकार से प्लस आई प्रभाव में भी कुछ समूह देखे थे हमने, जैसे CH3 समूह। यानी अगर इसकी बात करें हम तो इसे हम क्या बोलते हैं, मेथिल समूह। इसी प्रकार यहां पर अगर हम बात करें तो दूसरा समूह हमने देखा था CH2 CH3 समूह, यानी ये बन जाएगा हमारा एथिल समूह। तीसरा समूह यहां पर कौन सा देखा था हमने, CH3 आइसो प्रोपिल समूह, आइसोप्रोपिल समूह। इसी प्रकार से एक और देखा था हमने यहाँ पर समूह कार्बन CH3 एंड CH3, यानी ये कौन सा समूह हो गया था, तृतीयक ब्यूटिल समूह। तृतीयक ब्यूटिल समूह, तृतीयक ब्यूटिल समूह, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम बात करें, ये प्लस आई प्रभाव वाले समूह अर्थात इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन युग्म किधर की ओर, श्रृंखला के अंदर की ओर प्रवेश करता है। तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर हम देखें तो सबसे अधिक इनमें से प्लस आई प्रभाव किसका होगा, तो देखो सबसे अधिक प्लस आई प्रभाव होता है तृतीयक ब्यूटिल समूह का। उससे कम होता है आइसोप्रोपिल समूह का। उससे भी कम प्लस आई प्रभाव किसका होता है, तो उससे कम होता है एथिल समूह का। और सबसे कम किसका होता है इनमें, तो मेथिल समूह का, ठीक है। तो ये क्रम हम याद रखेंगे, मेथिल समूह का प्लस आई प्रभाव से अधिक होता है एथिल समूह का प्लस आई प्रभाव, इससे भी अधिक होता है आइसोप्रोपिल समूह का प्लस आई प्रभाव, और सबसे अधिक या इनमें सबसे अधिक होता है तृतीयक ब्यूटिल समूह का प्लस आई प्रभाव, ठीक है। अब ये हो गए प्लस आई प्रभाव वाले समूह, और ऐसे हमने कुछ माइनस आई प्रभाव वाले समूह हम देख चुके थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया प्रेरणिक प्रभाव, जो कि हमने देखा था कि यदि कार्बन श्रृंखला के सिरे वाले कार्बन परमाणु से या तो कार्बन से अधिक विद्युतऋणी परमाणु या फिर कार्बन से कम विद्युतऋणी परमाणु जुड़ा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में कौन से इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण होगा, पाई या सिग्मा, कौन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण होगा, किधर की ओर स्थानांतरण होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण अगर अधिक विद्युतऋणी परमाणु जुड़ा है तो कार्बन श्रृंखला से बाहर की ओर, और अगर कम विद्युतऋणी परमाणु जुड़ा है तो कार्बन श्रृंखला के अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण किसका होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म का। पूर्ण रूप से होगा या अपूर्ण रूप से, तो अपूर्ण रूप से मतलब आंशिक रूप से। स्थानांतरण स्थायी है या अस्थायी है, तो स्थानांतरण स्थायी है, ठीक है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म का
स्थायी रूप से तथा आंशिक रूप से स्थानांतरण होता है, या तो श्रृंखला से बाहर की ओर या श्रृंखला से अंदर की ओर। इसे हम प्रेरणिक प्रभाव बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण श्रृंखला से बाहर होता है तो उसे हम -I प्रभाव बोलते हैं, और ऐसे समूह को -I प्रभाव वाले समूह बोलते हैं, जैसे कि क्लोरीन समूह, ब्रोमीन समूह, आयोडीन समूह, फ्लोरीन समूह, OH समूह, NO2 समूह आदि। इसी प्रकार यदि यहाँ पर हम बात करें कि यदि कार्बन श्रृंखला के सिरे वाले कार्बन परमाणु पर कार्बन से कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु या समूह जुड़ा हो तो इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण जो है किधर की ओर होता है, श्रृंखला से बाहर की ओर होता है, और इसे हम +I प्रभाव बोलते हैं। श्रृंखला से अंदर की ओर होता है। अगर श्रृंखला में कौन जुड़ा हुआ हो, कार्बन से कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु या समूह जुड़ा हो तो इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण, सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण कार्बन श्रृंखला के अंदर की ओर होता है, और कार्बन श्रृंखला के अंदर की ओर होता है। तो इसी स्थिति में जो यहाँ पर समूह होता है, यानी इस जो प्रभाव होता है, इसे हम बोलते हैं +I प्रभाव। और +I प्रभाव वाले समूह की बात करें तो मेथिल समूह, एथिल समूह, आइसोप्रोपिल समूह और तृतीयक ब्यूटिल समूह, जिसमें से सबसे अधिक +I प्रभाव होता है तृतीयक ब्यूटिल समूह का, उससे कम होता है आइसोप्रोपिल समूह का, उससे कम होता है एथिल समूह का, और उससे भी कम होता है मेथिल समूह का। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा दूसरा प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है, प्रभाव है, वो कौन सा है, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव की तो इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर, हम लेते हैं कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन एक संयोजकता इधर रिक्त, एक संयोजकता, यानी इस कार्बन की 2 संयोजकता रिक्त है, यानी किसी न किसी से जुड़ी हुई है, और बाकी 2 संयोजकता इस कार्बन के साथ जुड़ी हुई है। इसी कार्बन की 2 संयोजकता इधर और 2 संयोजकता किसी और समूह से जुड़ी हुई है। ठीक है, एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 संयोजकता होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एल्किन हो गया। एल्किन की क्रिया हम यहाँ पर किसके साथ में करवाते हैं, HBr के साथ कराते हैं। HBr मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और अगर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बात करें तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके इस प्रकार से यहाँ पर क्या रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके इस प्रकार से जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, ब्रोमीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। और ब्रोमीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म ब्रोमीन की ओर जाएगा या हाइड्रोजन की ओर जाएगा, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म ब्रोमीन की ओर जाएगा। आंशिक रूप से जाएगा या पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से जाएगा तो कौन सा आवेश आएगा, आंशिक रूप से ऋणावेश। यहाँ पर कौन सा आएगा, आंशिक रूप से धनावेश। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं, परस्पर क्रिया करेंगे और किसका निर्माण करेंगे, उत्पाद का निर्माण करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि अभिकारक भी तो 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं। एक होता है क्रियाधार और दूसरा कौन सा क्या होता है, या कौन सा होता है, दूसरा होता है अभिकर्मक। ठीक है, क्रियाधार कौन होगा, जिसका कार्बन परमाणु अभिक्रिया में भाग लेगा। तो इन दोनों में से किसके कार्बन परमाणु अभिक्रिया में भाग लेंगे, इस अभिकारक की क्रिया का जो कार्बन है वो अभिक्रिया में भाग लेंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्रिया आधार, यानी क्रियाधार, यानी सबस्ट्रेट, इंग्लिश में बोले तो सबस्ट्रेट। इसकी बात करें तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अगर यहाँ पर हम बात करें तो इसे जो है, यानी जिस अभिकारक के कार्बन परमाणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, अभिकर्मक, अभिकर्मक।
यानी जो अभिक्रिया का कर्मक है, जो अभिक्रिया को करने वाला है, अभिकर्मक। ठीक है, ये अभिकर्मक ध्रुवीय है या अध्रुवीय है? यानी इसमें क्या दो ध्रुव है क्या, प्लस माइनस? बिल्कुल, इसमें दो ध्रुव है, प्लस और माइनस, दो पोल है। तो ऐसी स्थिति में ये जो है कौन सा अभिकर्मक है? ध्रुवीय अभिकर्मक है। ये जो है ये कौन सा है? ध्रुवीय अभिकर्मक है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ध्रुवीय अभिकर्मक की उपस्थिति में, ध्रुवीय अभिकर्मक की उपस्थिति में कौन सा इलेक्ट्रॉन युग्म? पाई इलेक्ट्रॉन युग्म। कौन सा इलेक्ट्रॉन युग्म? पाई इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो देखो इस बार यहाँ पर कौन से इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण होगा? पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण होगा। अगर यहाँ पर हम बात करें कौन से प्रेरणिक प्रभाव की, तो प्रेरणिक प्रभाव में कौन से इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण हुआ था? प्रेरणिक प्रभाव में सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण हुआ था। लेकिन यहाँ पर कौन से इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण होगा? यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण न होकर पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का, पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण होगा, किस पे होगा? या तो इस कार्बन परमाणु पर या फिर इस कार्बन परमाणु पर। ठीक है, देखो स्थानांतरण है वो पूर्ण रूप से या अपूर्ण रूप से? तो देखो यहाँ से साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जब स्थानांतरित होगा तो पूर्ण रूप से किसी एक परमाणु पे चला जाएगा। तो स्थानांतरण कौन सा है? सेकंड पॉइंट, पूर्ण रूप से स्थानांतरण है, पूर्ण रूप से स्थानांतरण है। नंबर थर्ड पॉइंट, ये जो स्थानांतरण है ये स्थायी होगा या अस्थायी होगा? तो देखो ये अस्थायी होता है। कैसे अस्थायी होता है? कि यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण इस कार्बन परमाणु पे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण इस कार्बन परमाणु पे होगा तो ये केवल किसकी उपस्थिति में हो रहा है? ध्रुवीय अभिकर्मक की उपस्थिति में हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण होता है, हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अगर हम ध्रुवीय अभिकर्मक को हटा लेते हैं तो ऐसी स्थिति में इस इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण पुनः यहाँ पर किसके रूप में हो जाता है? पाई बॉन्ड के रूप में हो जाता है। अर्थात ये जो स्थानांतरण है ये कौन सा होता है? अस्थायी स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट, अस्थायी स्थानांतरण होगा। ठीक है, कैसे स्थानांतरण होगा देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन दो वैलेंस इधर, इस कार्बन की भी दो वैलेंस इधर, और ये एक तो कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है, जिसका तो यहाँ पर कोई स्थानांतरण नहीं होने वाला है। कौन से बॉन्ड का स्थानांतरण होगा? पाई बॉन्ड का स्थानांतरण होगा। तो यहाँ से इस पाई बॉन्ड का स्थानांतरण जो है वो कौन से परमाणु पे हो रहा है? इस परमाणु पे होगा। तो ऐसी स्थिति में साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो किसके ऊपर आ गया? इससे कार्बन परमाणु के ऊपर आ गया। कौन सा इलेक्ट्रॉन युग्म? पाई इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन के ऊपर आ गया। क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन युग्म था, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था, तब साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बना था और जिससे पाई बॉन्ड बना था। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन तो इसने लिया जो लिया, लेकिन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया। तो ऐसी स्थिति में तो क्या हो गया? इस कार्बन के ऊपर चूंकि इसने एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा आंशिक रूप से ऋणावेश, पूर्ण रूप से ऋणावेश। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करें, चूंकि इस कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया? इस कार्बन पे चला गया। इस कार्बन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन था वो भी इसके पास से चला गया, इसलिए इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा? आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से? पूर्ण रूप से धनावेश आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ध्रुवीय विकर्मक की उपस्थिति में किसका स्थानांतरण होना? पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण होना। किस प्रकार से स्थानांतरण होगा? पूर्ण रूप से तथा अस्थायी रूप से स्थानांतरण होना। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहलाता है। अर्थात इसे परिभाषित कैसे करेंगे? तो इसे परिभाषित करेंगे कि ध्रुवीय विकर्मक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का पूर्ण रूप से तथा अस्थायी रूप से किसी एक परमाणु पर क्या हो जाना? स्थानांतरित हो जाना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहलाता है।
ठीक है, ये हो जाता है हमारा इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। अब यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव तो पूरा हो गया है, लेकिन इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव यहाँ पर संपन्न क्यों हुआ या इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव होने से हमें क्या फायदा हुआ? तो देखो, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव होने से यहाँ पर दो ध्रुव उत्पन्न हो गए, स्पष्ट रूप से एक प्लस और एक माइनस। अब प्लस के ऊपर तो कौन आक्रमण करेगा? यहाँ से ये जो HBr हैं ये भी आपस में क्या होगा? टूटेगा, और टूटने के फलस्वरूप हाइड्रोजन तो बनेगा स्पष्ट रूप से H+ और ब्रोमीन बनेगा स्पष्ट रूप से Br-। तो इस प्लस के ऊपर तो आक्रमण करेगा यहाँ से Br-, और ये जो माइनस वाला इस जो यहाँ पर पोल है, इस माइनस वाले कार्बन के ऊपर आक्रमण करेगा यहाँ से H+, और इस प्रकार से हमारी अभिक्रिया क्या हो जाएगी? संपन्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव हो जाता है। इसे दोबारा हम यहाँ पर परिभाषित कर देते हैं कि इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव अर्थात ध्रुवीय अभिकर्मक की उपस्थिति में साजे के इलेक्ट्रॉन युग्म, कौन सा साजे का इलेक्ट्रॉन युग्म? पाई इलेक्ट्रॉन युग्म। पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का किसी एक परमाणु पर पूर्ण रूप से तथा अस्थायी रूप से क्या हो जाना? स्थानांतरित हो जाना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहलाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है कार्बनिक अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो कार्बनिक अभिक्रिया में अभिकारक जो हैं यहाँ पर आपस में क्रिया करके मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं और मध्यवर्ती उत्पाद में परिवर्तित होता है। और हमने बात की थी कि हमें सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्रियाकारक के बारे में पढ़ना है, और क्रियाकारक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। वह क्रियाकारक जिसका कार्बन परमाणु क्या करता है? अभिक्रिया में भाग लेता है, जिसके कार्बन परमाणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो तो कहलाता है क्रियाधार, और उसके अतिरिक्त जो दूसरा यहाँ पर क्रियाकारक होता है वो कहलाता है अभिकर्मक। फिर हमने बात की थी कि क्रियाकारक जो हैं उसमें क्या होता है? पुराने आबंध का विखंडन होता है। पुराने आबंध का जो विखंडन होता है वो किस प्रकार से होता है? तो दो प्रकार से आबंधन विखंडन होता है। कैसे आबंध का दो प्रकार से कैसे विखंडन होता है? तो एक था समांश बंध विखंडन, दूसरा था विषमांश बंध विखंडन। और इन दोनों को समझने के लिए हमने यहाँ पर बोला था कि पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। और दोनों ही हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव में कौन से इलेक्ट्रॉन युग्मक का स्थानांतरण होता है? इलेक्ट्रोमेरी की बोल तो पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण होता है। लेकिन अगर प्रेरणिक प्रभाव की बोले तो प्रेरणिक प्रभाव में कौन से इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण होता है किसमें? प्रेरणिक प्रभाव में। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण होता है किसमें? इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव में। इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव में पूर्ण रूप से स्थानांतरण होता है, जबकि वहां पर क्या हो रहा था? अपूर्ण रूप से, मतलब आंशिक रूप से। आंशिक रूप से यहां पर जो स्थानांतरण है किसमें? इलेक्ट्रोमेरी में अस्थायी स्थानांतरण है, यानी ध्रुवीय विकर्मक हटा लेंगे तो वापस से ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर आ जाएगा बॉन्ड के रूप में, और यहाँ पर पुनः एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। लेकिन वहाँ जो स्थानांतरण हुआ था वो क्या था? स्थायी स्थानांतरण था। कहाँ पे? प्रेरणिक प्रभाव में। तो स्थायी रूप से स्थानांतरण था। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव और प्रेरणिक प्रभाव हमारे क्लियर हो जाता है कि यदि कार्बन श्रृंखला के सिरे वाले कार्बन परमाणु से कौन जुड़ा हो